ऑनरेबल मेंबर श्रीमती फूलो देवी नितम। धन्यवाद उप सभापति महोदय। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि सदी के पहले 25 सालों का समापन अनेक सफलताओं और गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभव के साथ हुआ है। समापन तो अच्छा तभी होता है जब शुरुआत अच्छी होती है। इसलिए इस सदी के पहले के 10 सालों की उपलब्धियों को भी याद कर लेना चाहिए। हमारे 10 साल और आपके 12 सालों का लेखा जोखा देती हूँ। यूपीए 1 में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेके आए और गरीबों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया गारंटी के साथ। हम सभी को याद है जब प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने मनरेगा योजना को जोरों से कोसा था और आज बेरोजगारी इतनी है कि मनरेगा पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मनरेगा योजना का नाम ऐसा बदला कि राम जी का याद आ गए और आज योजना को इतना सम्मान दे रहे हैं। हम सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आए और सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। लेकिन एक समय हमने देखा जब 2 महीने तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं की गई। 2025 के आखिरी में तो 10 में से 8 सूचना आयुक्तों के पद रिक्त थे और सुप्रीम कोर्ट को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। आज हजारों केस बैकलॉग चल रहे हैं और हमारी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लेकर आए और गांव देहात में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। आज ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। कोविड के समय हमको देखने को मिला कहीं बेड की कमी तो ऑक्सीजन की कमी तो दवाइयों की कमी, लाश सड़कों पर भी बिछी गई। आज जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ऐसे हैं जहां पर बच्चों का कार्डियोलॉजी सर्जन नहीं है, इसी चरमराती चिकित्सा व्यवस्था ने कई परिवार के बच्चों को छीन लिए गए। हमारी सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार हुआ जिससे स्कूलों में नामांकन बढ़े, बच्चों में कुपोषण दूर हुआ, उन्हें भरपेट भोजन दिया जाने लगा। आज खबरें आती हैं कि दलितों आदिवासी बच्चों को अलग लाइन में बिठाया जाता है। यूपीए 1 में 8 से 9% की आर्थिक वृद्धि दर जिसने मजबूत अर्थव्यवस्था दी। आज मुनाफाखोर व्यापारी पेट्रोल में कमा रहे हैं, शेयर बाजार कभी भी गिर जाता है और सोना चांदी बड़े व्यापारियों ने कमाया, महिलाओं के तो पैर काटकर चांदी ले जा रहे हैं। डॉलर पर तो बात ही क्या ही करें, ये तो प्रधानमंत्री जी ही बता पाएंगे कि रुपया गिरता क्यों। नोटबंदी, जीएसटी सब फैल जीएसटी को धीरे धीरे वापस ले रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। यूपीए 1 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया और गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज का कानून अधिकार दिया। आज राशन के नाम पर 5 किलो गेहूं चावल दिया जा रहा है। चीनी दालें सब बंद। राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया है कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जबकि राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को।
एक व्यक्ति को एक दिन में 400 ग्राम गेहूं चाहिए, जिससे उसे 1360 कैलोरी मिल जाती है। इस हिसाब से महीने में कुल 12 किलो गेहूं चाहिए और आप केवल 5 किलो दे रहे हैं। गरीबों का भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और थैले पर नेताजी की फोटो चिपकाया जा रहा है। सभापति महोदय, आधार योजना आई और बाद में खातों में सीधे राशि डालने की नींव रखी। आज डीपीटी में घोटाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 92% लाभार्थियों के बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर ही नहीं है, जिसके लिए किए गए फिर पैसा कहाँ चला गया। ईडी सीबीआई भी पता नहीं कहाँ चले गए। शिक्षा का अधिकार मिला, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित हो गई। उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की। आपने क्या दिया? आज गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें खाली जा रही हैं। निजी स्कूलों में भेदभाव होता है। आप बच्चों को मिलने वाली कपड़े की क्वालिटी हल्के रंग की पहचानी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया कांग्रेस की सरकार ने, जिससे मुआवजा और पुनर्वास व्यवस्था में सुधार हुआ। उसके बाद किसानों के 3 काले कानून आपने लाए। विरोध में कई किसान मारे गए। उसके बाद काले कानून को वापस लेना पड़ा। किसानों की आय दुगुनी करने का वायदा भी पूरा नहीं कर पाए। एक मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, फसल बीमा योजना की सीबीआई जांच कराई जाए। गरीब किसान को पता ही नहीं कि उसकी फसल पर करोड़ों रुपए की फर्जी बीमा क्लेम उठाए जा रहे हैं। पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, लेकिन मीडिया हाउस को कंट्रोल कर रखा है। विपक्ष पर ईडी सीबीआई का दबाव है और आपके पास वॉशिंग मशीन रखी हुई है। धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण में जल जीवन मिशन की उपलब्धि को गिनाया गया है। ऐसा मिशन जिसमें टोटी है तो पाइप नहीं, पाइप है तो टोटी नहीं, और टोटी पाइप दोनों है तो पानी नहीं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। हकीकत यह है कि जब गरीब ने सिलेंडर नहीं खरीदे तो छोटे सिलेंडर लाए गए। ये भी बताया जाना चाहिए कि कितने परिवार सिलेंडर को रिफिल करवा रहे हैं। आज भी गरीब आदिवासी महिलाएं सूखी लकड़ियां से अपनी रसोई का उज्जवल कर रही हैं। महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण में रेलवे की उपलब्धियों भी गिनाई गई है। अगर किराया कम किया गया होता और बुजुर्गों को किराए में छूट दी जाती तो सही मायने में एक विकासशील देश के गरीबों को कल्याण में भागीदारी होती और उपलब्धि होती। नए श्रम कानून पर भी चर्चा की गई। वेज कोड 2019 देश में 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है। हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जानी होती है। 8 अगस्त 2019 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कोड पर मुहर लगी थी। 8 अगस्त 2024 में इस कोड को 5 साल हो गए हैं। क्या वास्तव में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जा रही है? अभिभाषण में कहा गया है कि भारत की प्रगति को कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा गति मिली है, लेकिन यह भी सही है कि हमने कोयला दिया छत्तीसगढ़ से, आयरन दिया, बॉक्साइट दिया, जैसे बहुत कुछ दिया, लेकिन बस्तर को क्या मिला? आज आधारभूत सुविधाएं की कमी है।
कई जगह सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, किराया के भवनों में कुछ जगह स्कूल चल रहे हैं, रोजगार नहीं है। सभापति महोदय, यह सही है कि महुआवादी विचारधारा ने आदिवासियों की कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, लेकिन अब तो समय बदल रहा है। सरकार तो बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में कोई आदिवासी खेलता हुआ नहीं दिखता। अगर हमारे बच्चे वहां नहीं पहुंचे तो सरकार की नाकामी है। हमारे आदिवासी बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ संसाधनों और अवसर की कमी दिख रही है। उपराष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया है कि बीजापुर के एक गांव में 25 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने उत्सव की तरह खुशी मनाई, लेकिन कुछ लोगों के आंखों में आंसू यहाँ बैठे लोगों को नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बैलाडीला पहाड़ी में डिपोडी 4 में लोहा अयस्क की खनन के लिए प्रस्ताव है, जिसमें 1600 एकड़ जमीन पर खनन किया जाएगा। यह जंगल काटे जाएंगे और जैव विविधता और पवित्र स्थलों को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हम आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये जंगल हमें पूर्वजों से मिले हैं, जिन्होंने उनकी सुरक्षा की है। स्थानीय लोग और आदिवासी समुदाय द्वारा लगातार जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फर्जी तरीके से भूमि अधिग्रहण करके खनन का रास्ता साफ किया जा रहा है। अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की ड्राफ्टिंग स्थानीय भाषा में नहीं दी गई। खनन के लिए जिस ग्राम सभा की अनुमति ली गई वह फर्जी थी और उसमें स्थानीय निवासियों का समर्थन नहीं लिया गया, जिसका वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर सब मौन हैं। अच्छी बात है कि हथियार छोड़ चुके व्यक्ति और अब जगदलपुर के पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर दे रहे हैं, लेकिन माइनिंग एरिया में वहीं के लोग को रोजगार नहीं मिलता, योग्यता के बहाने भगा दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार हथियार छोड़ चुके व्यक्ति को सम्मान दे, खेती किसानी में लगाए। और मैं अंत में कहना चाहूँगी सभापति महोदय कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने अभिभाषण में आग्रह किया है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषयों पर एक मत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें, देश की प्रगति में नई ऊर्जा भरे। महोदय, कोरोना हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसानों की 3 काले कानून हो, सभी जगह देश हित में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को जिताया था। संसद में चर्चा की थी, लेकिन सरकार ने